अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज रफ्तार बैच के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। तो बेटा अभी तक हमने 6 लेक्चर पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों से कि आपने हर एक लेक्चर अच्छे से सुना होगा और आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होगा। बेटा बैकलॉग मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर बैकलॉग हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कवर नहीं होगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट आपका लगेगा। ठीक है? तो बेटा देख के खुशी भी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं। खुशी किस बात की कि आप डाउट्स पूछते हैं उसमें। अगर आप डाउट्स पूछ रहे हैं और जो होमवर्क दिया गया उसके आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बस इसको कंटिन्यू रखिएगा, यह नहीं कि 1-2 दिन तो पढ़े, तीसरे दिन वही फिर ढीले ढाले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? डाउट्स पूछिए, जम के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स का निवारण किया जाएगा। ठीक है? और दूसरी बात बेटा कि किसी बच्चे को यह ना लगे कि भैया मेरा डाउट तो बताया नहीं गया, क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपके डाउट्स देखे तो जो जो दिमाग में रह जाते हैं ना कि हाँ बच्चों ने ये डाउट्स पूछे थे, मैक्सिमम बच्चों के ये डाउट्स थे, तो मैं उनको बता देता हूं। एक आधा अगर दिमाग से स्किप भी कर जाए तो बुरा मत फील कीजिएगा, वो जानबूझकर नहीं छोड़ा जाता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपके सारे डाउट्स को मैं यहां पे क्लियर कर सकूं। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आपके डाउट्स ही देख लेते हैं, डाउट्स ही देख लेते हैं बेटा। चलो डाउट्स की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम आज। आपके डाउट्स, आपके दुख जो आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बेटा जो बच्चों ने आंसर दिए हैं ना, लगभग सब आंसर ठीक है। बस एक याद रखिएगा, एक याद रखिएगा कि एक आंसर था जहां पे मैंने आप लोगों से क्या पूछा था बेटा, एक ट्रेंड पूछा था। क्या पूछा था बच्चे? आप कहोगे सर एक ट्रेंड पूछा था, और उस ट्रेंड का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या दिया था, क्या दिया था भैया, जल्दी से मिलो, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो भैया उसका ट्रेंड लिख रहा हूं मैं पूरा, तो ये उसका आंसर है CDBA। ये किस चीज का ट्रेंड लिख दिया बेटा? साइज वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, और मैंने कहा था इसका ट्रेंड ही लिखना आप। वो डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग अब याद नहीं, आप वो देख लीजिएगा मैंने उस टाइम पे क्या बोला, लेकिन उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज का ये आना था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी ना, तो अब चेक कर लेना। अब कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ, थोड़ी सी गलती क्या किया हुआ है, ए को पहले लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया। ठीक है? कुछ एक बच्चों ने, तो वो देखना बेटा कि भैया बी क्यों हो गया है, बी का साइज बड़ा क्यों हो गया है ए से, अच्छे से बैठ के देखना, समझ में आ जाएगी बात। आई बात समझ में? एक बच्चे ने यहां डाउट पूछा था कि सर हाइड्रोजन जो है उसका हम जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, तो भैया वो मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर, वो डाउट मैं आप लोगों का ले चुका हूं। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर जब हम कोवलेंट रेडियस निकालते हैं ना, जब हम क्या निकालते हैं बेटा, कोवलेंट रेडियस निकालते हैं, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू क्यों नहीं लेते, उसकी एवरेज वैल्यू क्यों नहीं लेते कि भाई एवरेज वैल्यू लेके कोवलेंट रेडियस निकाल लो। तो देखो बेटा इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि भैया मान लो ये एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से चल रहे हैं यहां पे। ठीक है? मैंने कहा था जी कि भैया इलेक्ट्रॉन का अब कौन सा डिस्टेंस लोगे, अब भैया वेव की तरह चल रहा है, कब वो दूर चला जाए, कब कितना नजदीक आ जाए, कितना डिस्टेंस मेजर करते चलोगे। एवरेज लेने का मतलब क्या है, सारे डिस्टेंस को मेजर करोगे तुम, ठीक है, फिर उसकी एवरेज निकालोगे। तो भैया एवरेज निकालने के लिए तो पसीने आ जाएंगे यहां पे,
क्योंकि भैया बहुत सारे डिस्टेंस हमारे पास यहां पे मिलेंगे। अब ये थोड़ी ना है कि सर 2-3 टाइप के ही डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पे। एवरेज का मतलब क्या होता है जी, सारी वैल्यूज निकालो, ऐड करो और जितनी टोटल वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। तो भैया एवरेज तो यहां पे निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वेव नेचर की वजह से कब हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक है, कब दूर है, कब कितने डिस्टेंस पे है, ये प्रिसाइजली हमें पता ही नहीं चल पाएगा। पता भी करने लगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा यहां पे तो, और इतने दिनों में तो तुम बूढ़े हो जाओगे। समझे बात? तो इसीलिए कोवेलेंट रेडियस निकालने का तरीका साइंटिस्टों ने कौन सा बनाया था, जो हमने बताया आप लोगों को। क्लियर है बात? समझे? ठीक है। और क्या डाउट था आपका? और डाउट देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू वाला हो गया आप लोगों का। ठीक है, ठीक है सर, क्या 2 एलिमेंट पर सेम नंबर ऑफ TIR, अच्छा तीर लग सकते हैं सेम नंबर पर? भैया देखिए, ये बात कर रहे हैं जो मैंने लास्ट में तुम्हें पी ब्लॉक की एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी बेटा? ट्रिक। तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ तीर लग रहे थे। तो भैया अगर सेम नंबर ऑफ तीर लग गए ना किन्हीं 2 एलिमेंट पर, तो भैया वो क्वेश्चन डाटाबेस बन जाएगा। फिर तो तुम्हें वहां पे डाटा पता होना चाहिए कि भैया अगर मान लो 2 एलिमेंट है, दोनों पे सेम नंबर ऑफ तीर लगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है किसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी है, किसकी छोटी। अब तुम्हें उनका डाटा ही पता होना चाहिए, फिर उसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है? जो भी एलिमेंट का तुम उस ट्रिक से साइज का पता नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब साफ साफ है बेटा वो डाटाबेस क्वेश्चन है। क्योंकि एक बच्चे ने भी पूछा था कि सर कार्बन और सल्फर का हम नहीं निकाल पाए उसके अंदर। एकदम सही बात है बेटा, एकदम सही बात है कि कार्बन और सल्फर का आप लोग नहीं निकाल पाओगे उससे। ये मैंने उस दिन इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाहता था कि आप करके देखो, और जब आपको डाउट आए तो आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं उस दिन ये चीज बताता ना तो आपके दिमाग में ये बैठ जाता कि सारे इससे नहीं होंगे। भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है पी ब्लॉक के एटॉमिक रेडियस के, वो आपकी वो सॉल्व करवा देगी ट्रिक। लेकिन कहीं कहीं पे वो डाटाबेस क्वेश्चन पूछ बैठता है, तो भैया डाटा के लिए तो तुम्हें फिर डाटा याद होना चाहिए। अब वहां पे उस बच्चे ने जेड इफेक्टिव से निकाला था कि सर 0.9 का डिफरेंस आ गया हमारे पास, तो हम नंबर ऑफ शेल को क्या मान लेंगे? डोमिनेटिंग फैक्टर मान लेंगे। तो भैया वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम वो आपका काम कर जाएगा। अगर उससे नहीं पता चल रहा है आपको, तो भैया फिर क्या करो, आप जेड इफेक्टिव का कर लो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, फिर ये मान के चलो कि भैया वहां पे तुम्हें डाटा पता होना चाहिए। ठीक है? अब भैया हर एक मेथड परफेक्ट नहीं होता है ना कुछ खामियां हैं, तो उस मेथड की वो खामी है एक। क्लियर है बात? लेकिन बेटा मैक्सिमम जगह आपको वो क्या करवा देगा? क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, नो डाउट। ठीक है, चलो चलो और देखते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर एनसीईआरटी में जो एटॉमिक नंबर 74 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्या दिया हुआ है? 5d4 6s2 दिया हुआ है। तो वो कहता है जी क्रोमियम की तरह या फिर कॉपर की तरह एस से एक वहां पे क्यों नहीं चला गया? देखो क्या कह रहा है, क्रोमियम का बेटा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होनी चाहिए ना 3d4 4s2, लेकिन एक्सेप्शनली क्या हो जाती है इसकी? ये हो जाती है जी 3d5 और ये 4s1। आई बात समझ में? ये हो जाती है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे आ जाता है, तो ये क्या बन गया? हाफ फील्ड बन गया। और हाफ फील्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके कंपैरिजन में? आप कहोगे सर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। अब ये बच्चा कहता है कि सर एक एलिमेंट है 74, क्या बेटा एक एलिमेंट 74 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या दे रखी है? 5d4 6s2। तो वो बच्चा कहता है कि सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की तरह क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई जी? अब इस बात का जवाब देना है हमें। ठीक है, तो भैया आंसर ये है कि भैया कौन एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, ये उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, नौकरी सब करते हैं लेकिन मेहनत बहुत कम करते हैं जी। भैया पढ़ाई सब कर रहे हैं आप, लेकिन सबकी मेहनत अलग अलग होती है।
कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो भैया ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड है। वो एलिमेंट क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे 60 गांठ कर ली इसके साथ। भैया ये इस मूड में नहीं था 74 वाला, इसने नहीं की। ये कहता भैया ठीक है, हम जिस हालात में हैं हम एकदम सही हैं, समझे। तो बेटा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया यहां पे भी मेरा 5D5 हो सकता था और 6S1 करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए। भैया मिल सकती है, नो डाउट, लेकिन भैया ये नहीं चाह रहा, ये नहीं चाहता। ये कहता है कि भैया मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लेकिन बेटा क्रोमियम का तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए ना तो हमें पता चला कि भैया ये तो इस तरीके से आके बैठ गया है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। तो भैया वो एलिमेंट टू एलिमेंट पे डिपेंड होता है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं कहीं पे उठा के लगा दूं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस बहुत आते हैं वहां पे, समझे बात। चलो जी, ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। एक बच्चे ने पूछा था स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन के अंदर ए और बी की अगर कोवेलेंट रेडियस है तो सर ये फॉर्मूला गलत होगा, कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय 2। इस केस में नहीं भैया, गलत नहीं होगा बेटा, वो एकदम सही है। अगर कोवेलेंट रेडियस हमें निकालनी है किस केस में बेटा, सेम एटम के केस में, तब एप्लीकेबल है। अच्छा आप बोल रहे हो अलग अलग में, हाँ अलग अलग में ये क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अलग अलग में ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर मान लो मैंने ऐसे कहा कि सर ये चीज है, ये ए एलिमेंट, ये बी एलिमेंट। अब अगर मैं ये क्या बेटा ए बी बना हुआ है, अगर इस ए एलिमेंट की यहां पे मैं रेडियस इस तरीके से निकाल रहा हूं DAB/2, तो भैया ये तो एकदम गलत बात है, ये तो एकदम गलत बात है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कोवेलेंट रेडियस का कब एप्लीकेबल था, जब बॉन्डेड एटम सेम हो और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, समझे बात, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था तुम्हें स्टीवेंसन शूमेकर का, मैंने लिखवाया था RA + RB - 0.09 डेल्टा EN। भैया यहां पे जो ये रेडियस लिख रहे हैं ना, ये हमने कहां से कैलकुलेट किए हैं, ये मैंने कैलकुलेट किए हैं एक A2 मॉलिक्यूल से, और ये कैलकुलेट किए है मैंने B2 मॉलिक्यूल से। मतलब जब दो AA जुड़े हों वहां पे कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके, तो RA आ गया। B2 की कैसे निकालेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके, तो वो क्या आ गया, RB आ गया। बात समझे, ठीक है। मैं यहां से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके RA या RB नहीं निकाल सकता, ठीक है। आई होप ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा बच्चे का, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बच्चा कहता है सर आपने 104 से 1118 तक का कोई हमें एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया। तो भैया मैंने ये बताया था, और शायद नहीं, मैं वहां पे एक और डाउट था बच्चे का, वहां पे मैं कुछ गड़बड़ कर गया था, मैं फ्लो में कुछ बोल गया था। तो भैया देखो 104 से लेके 118 तक यहां पे एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 104 से 118 का। तो भैया ग्रुप नंबर पता चलता है, इसके लास्ट के 2 डिजिट देख लो। जैसे 104 के लास्ट के 2 डिजिट क्या, 04 मतलब 4th ग्रुप के अंदर आ रहा है, 105 5 के अंदर आ रहा है, 107 7th के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर आपको पता ही है जी 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं, और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में आते हैं। तो ग्रुप नंबर पता चलते ही आप क्या बता सकते हो, ब्लॉक बता सकते हो आसानी से। और पीरियड तो 104 से लेके 118 तक के क्या रहेगा, 7th पीरियड रहेगा। मैं मेरे ख्याल से वहां पे ये बोल गया था 104 से 118 तक का डी ब्लॉक रहता है और 7th पीरियड। तो डी ब्लॉक नहीं रहता जी सबका, पी ब्लॉक में भी आते हैं, ठीक है। वो फ्लो में निकल गया, और शायद ये मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, लेकिन आज याद आ गया। एक बच्चे ने जब मुझे क्या किया, इसके बारे में पूछा। बेटा इससे ज्यादा इनके बारे में अभी ना तो बुक्स के अंदर है, ना ही आपसे वो पूछेगा, लेकिन इतना जरूर है आपको अब 7th पीरियड को कंप्लीट पीरियड बोलना है। पहले जब यहां पे क्या लिखा होता था बेटा, कहीं पे यू 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 बी ऐसे लिखा होता था ना,
तब हम बोलते थे सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट था, लेकिन अब सेवेंथ पीरियड भी क्या हो चुका है बेटा मेरा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस इतनी ही आपको क्या रखनी है बेटा, यहां पे जानकारी रखनी है। चलो जी, चलो चलो, और कुछ डाउट? हाँ, कहते हैं सर एक डाउट है, नोबल गैस तो स्टेबल होती हैं, तो फिर वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? बेटा बॉन्ड बनाती नहीं है, धक्का किया जाता है उनके साथ, समझ रहे हो, धक्का कर रहे हैं हम, और वो धक्का भी सिर्फ दो ही एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, जिनॉन और क्रिप्टॉन के साथ, समझ रहे हो, जिनॉन और क्रिप्टॉन के साथ। देखो बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यहां पे बेटा मैं आपको ना एक चीज और बता देता हूं। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आपने पूछा। भैया देखो हमारे पास क्या होता है, पेन ले लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, ये मेरे को ही नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनोसिन, ये 18th ग्रुप के एलिमेंट है। आप क्या कहते हो इन्हें? आप कहोगे सर हम इन्हें नोबल गैस, हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, नोबल गैस, या फिर क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। अब भैया नो डाउट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि भैया स्टेबल है। कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब क्या, वो अनस्टेबल है, बॉन्ड बनाने की हेल्प से वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबिलिटी देता है। तो भैया नो डाउट ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहेंगे, लेकिन भैया धक्के से तो कोई भी काम करवाया जा सकता है। आपको कहे कि जी एक पांव पे खड़े होकर पढ़ना आपको सारा दिन, आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन धक्का आपके साथ कर देना, आपको यह कहे कि अगर आपने एक पांव ऊपर नहीं किया तो आपकी आईआईटी क्लियर नहीं होगी। आईआईटी वाले आएंगे, वो ये देख रहे हैं कौन बच्चा लगातार 5 घंटे एक पांव पे पढ़ सकता है, तो आप एक पांव उठा के पढ़ने लगोगे। अगर आप सच में आईआईटी करना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं, अगर ये कंडीशन रख दी जाए, तो भैया धक्का कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ, ऐसी कंडीशन हमने डाल दी। तो सेम कहानी यहां पे है, जिनॉन और क्रिप्टॉन के साथ तो क्या करते हैं बेटा, हम धक्का कर देते हैं, और ये धक्का भी सिर्फ दो ही एलिमेंट कर सकते हैं इनके साथ, कौन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इनको आके मजबूर कर देते हैं कि भैया बॉन्ड बनाओ हमारे साथ। गुंडे हैं भैया, ये पीरियोडिक टेबल के गुंडे हैं, सबसे बड़ा गुंडा तो ये फ्लोरीन है, तो धक्का हो गया। बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ इनका धक्का नहीं चलता जी, इन दोनों को छोड़ के। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनॉन और क्रिप्टॉन को इसके कंपाउंड पढ़ते हैं, और इन दोनों के लिए हमारी वंडरवॉल रेडियस भी डिफाइन होती है, और क्या होती है बेटा, कोवेलेंट रेडियस भी। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमारा लेक्चर हुआ था कोवेलेंट रेडियस वाला, याद होगी बात। अब यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ मैनी इनर्ट गैस प्रेजेंट गिवन बिलो। कितनी इनर्ट गैस यहां पे नीचे प्रेजेंट है, तो लिख रहा हूं जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, Cl2, Br2, और क्या लिख दूं, O2, N2, ये लिखा। मान लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया और तुमसे पूछा जी बताओ यहां पे कितनी इनर्ट गैस हैं, तो काउंट करो। आप काउंट करेंगे, आप कहेंगे सर ये रही देखो, 1 2 3 4 5, 5 इनर्ट गैस हैं सर, तो आंसर हो गया 5। इंटीजर टाइप में लिखा हो गया 5, समझ रहे हैं उसको, बस क्या करो, सर्कल कर दो, कुछ भी होगा तो 5 लग रहा है जी, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया हमारा तो 5। एकदम बढ़िया, आसान था सर, हम तो पढ़ते आए हैं कि 18th ग्रुप को इनर्ट गैस बोलते हैं। नहीं नहीं, अब समझो बेटा, इनर्ट गैस इनको पहले बोला जाता था, बाद में नोबल गैस कहा। नोबल गैस किन की वजह से कहा बेटा, इन दो एलिमेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि बेटा इनर्ट का तो मतलब होता है जो रिएक्ट ही ना करे, चाहे उसके सामने तुम तांडव करो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन भैया ये दोनों के साथ जब हमने धक्का किया, इनके सामने आके जब ये तांडव करने लगे फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो ये रिएक्ट कर गए। तब कहते जी साइंटिस्ट अब इनको इनर्ट गैस बोलना तो इनके साथ
नाइंसाफी है। अब इनको नोबल गैस बोलो। क्या बोलो? नोबल गैस। अब आप कहोगे सर फिर अगर ये नोबल गैस है तो मतलब यहां पे तो कोई इनर्ट गैस है ही नहीं। नहीं, अब सुनो, अब क्या होता है बेटा, क्रिप्टॉन और जिनॉन को तो हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस या नोबल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट तो कर जाते हैं लेकिन बहुत कम रिएक्ट करते हैं। किससे करते हैं? सिर्फ क्लोरीन और ऑक्सीजन से, और किसी से नहीं करेंगे। अभी तक तो नहीं किया जी, सिर्फ इन्हीं से एलिमेंट मिले हैं। बाकी जितनी भी बची, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन और ऑर्गेनोसिन, इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, क्योंकि भैया ये तो रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो भैया अगर 18th ग्रुप में बात करूं तो कितनी इनर्ट गैस हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 हैं। इनको हम इनर्ट नहीं नोबल गैस बोलते हैं। वो तो इन जनरल बोल दिया नोबल गैस, सिर्फ इन दोनों की वजह से। कहते जी साइंटिस्ट ये कहते अभी तो हमें इनके कंपाउंड पता चले हैं, क्या पता ये भी बनाते हो जो हमें अभी तक नहीं पता है, तो इनको नोबल गैस बोलना ठीक है। लेकिन अगर वो डिस्टिंग्विश करवाने लगे तो तुम्हें क्या बोलना बेटा? ये दोनों है हमारी नोबल गैस, बाकी क्या है? इनर्ट गैस। तो अब काउंट करो, अब इसको इनर्ट बोलोगे, इसको इनर्ट, इसको इनर्ट, और ये क्या होंगी बेटा मेरे पास? नोबल। तो कितनी इनर्ट गैस हुई? सिर्फ 3 हुई सर। ये तो है ही नहीं जी, क्लोरीन, ब्रोमीन, N2, O2, ये इनर्ट गैस थोड़ी ना होती हैं, ये तो रिएक्ट करती हैं। तो भैया इसका करेक्ट आंसर कितना है? 3 है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है सर, बढ़िया। और डाउट बोलो, और डाउट देखते हैं। ओके जी, ओके 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 ओके। एक बच्चे ने, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, वो डाउट मिल नहीं रहा कि सर अच्छा, एक बच्चे ने गैलियम का जेड इफेक्टिव 4.8 आना चाहिए। नहीं बेटा, 5 ही आएगा। कैलकुलेट कीजिए, आप गलती कर रहे हैं कहीं पे, ये खुद ब खुद कीजिए बेटा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, उसको चेक कीजिए। ऑडियो प्रॉब्लम थी बेटा, थोड़ा सा ना ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस माइक के अंदर थोड़ी सी आ जाती है, क्योंकि कई बार मैं इधर उधर घूमता हूं, तो वो जब कॉलर माइक जो हमारे क्या होता है कान के पास लगा होता है ना, वो तो हमारे साथ साथ ऐसे मूव करता रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फिक्स है। अगर मैं इधर उधर करके बोलता हूँ, ज्यादा नजदीक पहुंच जाता हूं ना इसके, बोलते बोलते समझाते समझाते, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, वो उसको इग्नोर कर सकते हो आप। एक ने कहा कि सर एस ब्लॉक में तो साइज उल्टा पुल्टा है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्यों लिखा है कि सभी एलिमेंट अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज है? भैया एक बात बताओ, उसके अंदर ये नहीं लिखा अरेंज है फिजिकल और केमिकल, उन्होंने ये कहा किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम उसको अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, तो एक ग्रुप में सेम एलिमेंट आएंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब ये नहीं है डिफरेंस ही नहीं हो, सॉरी डिफरेंस ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ना, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी उनकी मिलती जुलती होंगी। जैसे जैसे मैं अगर किसकी बात करता हूं, फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन को छोड़ दूं, बाकी जितने भी है सब क्या सॉलिड है, सबके सब सॉलिड है, सबकी सब मेटल है, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, समझ रहे हो, सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है। तो भैया मैक्सिमम प्रॉपर्टी तो मिल ही रही है ना। अब साइज अगर अलग अलग है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया इसको अलग, भैया ऐसे तो फिर कोई ग्रुपिंग ही नहीं होगी, सब एलिमेंट्स का साइज अलग है, समझ रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहां पे तो सारी चीजें गलत हो गई, नहीं बेटा, इन जनरल सब सारी प्रॉपर्टी लगभग क्या है, सेम है। अब रिएक्टिविटी आप देखोगे तो रिएक्टिविटी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, वो तो भैया उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। अब इंसानों को कहें कि भैया इंसान कैसे दिखते हैं, जिसके 2 हाथ हो, 1 नाक हो, 2 आंख हो, 2 कान हो, 2 टांगे हो, तो वो इंसान है, सही है जी, ये जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई स्मार्ट होता है, कुछ लोग आप जैसे होते हैं, आप भी स्मार्ट हैं, स्मार्ट हैं जी, कुछ मेरे जैसे होते हैं, तो भैया लेकिन है तो इंसान ना। अब ये थोड़ी ना कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा है, ये इंसान नहीं है, ये तो दैत्य बन गया, ये बहुत छोटा है सर,
ये ठीक ठाक है सर, इतनी हाइट है ये इंसान, नहीं, डिफरेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक तो मिल रही है ना बेटा उनकी, तो इसलिए वो पॉइंट वैलिड हो जाता है हमारा। क्लियर है बात? आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो भैया आज का हमारा गोल क्या होगा सर, ये बताओ। ठीक है, तो भैया आज का गोल क्या होने वाला है? आज हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? एक तो पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था ना कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके अंदर ट्रेंड और कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका बेसिक करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लेकिन आज हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट कर देंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं सर, आगाज कीजिए आज के लेक्चर का। चलो भाई करते हैं आज आगाज हमारे लेक्चर का। तो भैया ये है खाली स्क्रीन इसको मैं भरूंगा, अभी मैं भरूंगा। सबसे पहले क्विक रिकैप करवा देता हूं आपको। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हम क्या करते हैं, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। बात समझ में? ठीक है सर, ये बात क्लियर थी। ये तो पता है ना बेटा आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइन है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। ठीक है सर, इतना। फिर उसके बाद हमने बात की थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की, कि सर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सर हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ जाता है। क्या बढ़ता जाता है बेटा? जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी जी, किसके बीच में? न्यूक्लियस और हमारे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो भैया उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? वो मुश्किल, मतलब अब ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं बेटा कि जो हमारी क्या होती हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है सर IE1 से ज्यादा क्या होता है? IE2, और इससे ज्यादा क्या होता है बेटा? IE3, और ये इसी तरीके से चलती रहेगी वैल्यू। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, मैंने यहां पे एग्जांपल भी लिया था कि सर A गैस है, इससे बना हमारा A+ गैस, इससे हमारा बना A+2 गैस, इससे हमारा बना क्या? A+3 गैस। एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है। तो यहां पे दी हमने IE1, यहां पे दी हमने IE2, और यहां पे हमने दी बेटा IE3। फिर मैंने यहां पे तुम्हें रिलेशन बताया था कि ये IE1, IE2 और IE3 किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बेटा? जो मेरा स्टार्टिंग के अंदर हमने गैसियस एटम लिया है। ठीक है, जैसे इस IE1 को क्या बोल सकता हूं बेटा मैं? ये है मेरे पास क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस। ठीक है, अगर इस IE2 की बात करूं तो इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। क्या? कि सर ये क्या है हमारे पास? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस, या फिर क्या बोलो बेटा इसको? आप बोल सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+ गैस। अगर भैया A+ गैस के रिस्पेक्ट में देखूं इसको, जब मैं ये IE2 दूंगा तभी तो ये A+2 में जाएगा। तो मतलब A+ के लिए IE2 क्या होगी? इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली यहां पे बोल सकता हूं बेटा, बोलो IE3 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+ के लिए क्या हो जाएगी बेटा? ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और A+2 के लिए क्या होगी बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE3। तो बोलने का ढंग है, इतना हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। बोलो क्लियर है बात? और इसके अलावा क्या पॉइंट पढ़े थे कि सर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हमेशा एंडोथर्मिक होती है, मतलब देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है जी आयनाइजेशन।
क्या होती है बेटा? आयनाइजेशन हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक, यहां पे लिख देता हूं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन प्रोसेस, आयनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है बेटा हमारे पास? एक एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है ये आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी, कि जिसके अंदर एनर्जी देनी पड़े। ठीक, ये क्विक रिकैप हो गया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो बेटा अब जो जो चीजें बताता जा रहा हूं वो ढंग से सुनते हुए चलना। पहली चीज, पहला पॉइंट देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। मैंने क्या बोला बेटा? मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलता हूं, और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलता हूं। तीनों का मतलब एक ही है जी। तीनों का मतलब क्या है बेटा? एक ही है, कुछ भी बोलो, लेकिन लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि सर जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे जो यूनिट होगी इसकी, वो क्या होगी बेटा? वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखी है, तो आप क्या कहोगे? वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। उसके अलावा कुछ भी यूनिट दे, जैसे किलो जूल पर मोल दे दी, या फिर जूल पर मोल दे दी, अगर इसके अलावा कुछ भी है, फिर उसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकता हूं और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकता हूं। लेकिन जहां पे पोटेंशियल की बात आ जाए, तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए होंगे, वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको डिफाइन करवाया जाता है कि भैया एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे जितना पोटेंशियल देना पड़ेगा, वो होता है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। और वहां पे यूनिट क्या आती है उसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो आती है। और पर एटम, एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, तो कि एक एटम में से सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितना पोटेंशियल उसको देना पड़ेगा, वो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। बस यूनिट का फर्क है, वरना इन तीनों को तुम एक ही जैसा मानो। कर क्या रहे हैं बेटा? इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही तो बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, समझे बात? हाँ जी सर, समझ गए। और बताओ, आगे बताओ। तो भैया अब देखो, बेसिक चीज आपको आयनाइजेशन एनर्जी की समझ में आ गई है। ठीक है, बेसिक चीज आयनाइजेशन एनर्जी की आपको समझ में आ गई है। चलो बेटा अब बढ़ते हैं क्या बेटा? हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर। तो अब हमें क्या पढ़ना है बेटा इस आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। एक बार इन फैक्टर्स को देख लेते हैं, फिर हम ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो भैया इसके अंदर जो पहला फैक्टर आता है वो आता है हमारा क्या? साइज। साइज। सेकंड क्या आता है बेटा हमारे पास? जेड इफेक्टिव। थर्ड क्या आता है बेटा हमारे पास? एक आता है जी पेनिट्रेशन इफेक्ट। याद करो, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कहां पे? कहां पे बेटा? जब हमने स्लेटर्स रूल किया था। ठीक है, और फोर्थ आता है बेटा हमारे पास क्या? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वो चार फैक्टर है बेटा जो बेसिकली डिसाइड करेंगे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा साइज, कि साइज किस तरीके से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा? गवर्न करेगा, उसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगा। तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? हम डिसाइड कैसे करें? मान लो जैसे ये एक एटम मैंने ये बनाया, ठीक, एक एटम मैंने ये बनाया, ठीक है, सही है सर। इलेक्ट्रॉन ये है आउटर मोस्ट, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, ये ए एटम, ये बी एटम। तो भैया इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मान लो एनर्जी लगी हमारी कितनी? E1। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमारी एनर्जी लग रही है E2।
ठीक है भैया, ये वाला न्यूक्लियस इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है सर, ये वाला भी तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब भैया सुनो, अब जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने में हमारी उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, या बोलो उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उनको अलग करना उतना आसान, मतलब कम एनर्जी में काम चल जाएगा। अगर मैं अपने ये दोनों हाथ इस तरीके से पकड़े बैठा हूं, टाइट पकड़े हुए हैं, तो इनको अलग करने के लिए तुम्हारी ताकत ज्यादा लगेगी। ठीक है, अगर ये मैंने हल्के से ऐसे किए हुए हैं तो तुम क्या करो, थोड़ी सी ताकत से इनको अलग कर दोगे। तो सेम कहानी यहां पे है कि भैया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुई तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी, अगर इनके बीच में हुई तो भैया इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी। तो अभी डिसाइड कैसे करते हैं, ये डिस्टेंस ही तो देखते हैं कि भैया यहां पे इस ए एटम का साइज है छोटा। छोटा होने का मतलब क्या है कि सर यहां पे जो न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में ये डिस्टेंस कम है, या फिर बोलूं कि एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस जो है हमारे पास ए एटम की, वो हमें दिख रहा है सर कम है किससे, एटॉमिक रेडियस ऑफ, एटॉमिक रेडियस ऑफ क्या, बी एटम से। ठीक है भैया, अगर साइज छोटा है, रेडियस छोटी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुई तो भैया यहां पे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्योंकि यहां पे क्या होगा, देखो बेटा इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया ना, ये क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस बढ़ गया। और आप फिजिक्स में ना ये पढ़ोगे, 12th में आता है शायद, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे पास, ये होता है जी K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। K कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है जी, दो चार्ज हैं, और ये आर स्क्वेयर क्या है, उन चार्जों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो भैया ये जो फोर्स निकाली है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा ये, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर दो चार्जों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगी। क्यों, क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले से तुम देख पा रहे हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो भैया यहां पे थे दो अपोजिट चार्ज, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन है, तो भैया यहां पे डिस्टेंस माना R1 है, यहां पे डिस्टेंस माना R2 है, और रिलेशन हमें दिख रहा है R1 की वैल्यू छोटी है, R2 की बड़ी है। तो बताओ R2 की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, R1 की वैल्यू कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा कि अगर हम ये रिलेशन ट्रू है तो इसकी हेल्प से ये हम क्या बोल सकते हैं, जो E1 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, E2। और ये E1 E2 मैंने क्या लिया है बेटा, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ली है, क्योंकि बेटा इसको E1 एनर्जी दी तभी तो ये बाहर निकलेगा, इसको जब मैंने E2 एनर्जी दी तभी ये बाहर निकलेगा। तो हमें रिलेशन निकालना था। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज के क्या होगी बेटा, इनवर्स रिलेशन में होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, इनवर्स रिलेशन में होगी। तो हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया बेटा, क्या कि सर आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज बेटा हम किससे डिफाइन करते हैं, आप कहोगे सर कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, इनसे डिफाइन करते हैं। समझ में आई बात। तो भैया लग पा रहा है, साइज जिसका छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो ये तो होगा एटॉमिक साइज कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो पहला फैक्टर समझ में आया, पहला फैक्टर क्लियर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन में क्या रिलेशन होगा बेटा, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में आयनाइजेशन एनर्जी उतनी तो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बीच में,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और हम ये भी जानते हैं कि सर जो जेड इफेक्टिव होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। क्योंकि भैया जेड इफेक्टिव का बढ़ने का मतलब ही क्या है कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो यहां से मैं क्या कॉन्क्लूड कर सकता हूं? यहां से मैं बोल सकता हूं सर कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव के। कहने का मतलब ये कि सर अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी बेटा? हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बोलो समझ में आई बात? हाँ जी क्लियर है। अब जैसे ही बेटा ये साइज और जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है ना आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, उनके दिमाग में एक डाउट तुरंत से आता है। क्या आता है? वो ये कहते हैं कि सर ये देखो, आपने जब हमें जेड इफेक्टिव बताया था तो आपने ये बोला था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ऐसे नीचे जा रहे हैं, तो इसका जेड इफेक्टिव जो था, इनके जेड इफेक्टिव की वैल्यू लिख देता हूं कि सर इनका जेड इफेक्टिव था 1.3 और यहां पे कितना आ गया था मेरे पास? 2.2। ये आया था ना 0.9। हाँ इसका भी 2.2 और नीचे भी 2.2 कांस्टेंट होता चल रहा था। तो आप कहोगे सर देखो लिथियम से सोडियम आते हुए हमारा क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो मतलब सोडियम की क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आप तो एक फैक्टर देख रहे हो ना, आप जेड इफेक्टिव तो देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप एक बार तो इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा ना कि सर साइज भी तो मेरा इंक्रीज कर रहा है। और बेटा मैंने आपको ये बात बताई है, फिर से बोल रहा हूं कि भैया अगर किसी एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्या हो फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें से जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वही डिसाइड करेगा कि उस प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड आने वाला है। तो भैया नीचे साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव लगा लो, मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, 1.3 से फिर 2.2 कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन मैंने मान लिया बढ़ रहा है जी, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज। तो भैया इस फैक्टर के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आपने हमें बताया सर कि जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर इस फैक्टर को देखता हूं तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है सर, ये भी आपने बताया है। तो भैया अब इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? साइज है ना, क्योंकि हमने बोला था बेटा, ये आपको बताया भी था, टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है हमारा? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर है। कब नंबर ऑफ शेल डोमिनेट करती है साइज के अंदर? कब जेड इफेक्टिव करता है? इसका भी डिस्कशन हो चुका है, याद करो। जेड ई एफ की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0.9 है तब एन डोमिनेट करता है, अगर 0.9 से ज्यादा है तब जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है साइज के अंदर, ठीक है। तो यहां पे डोमिनेटिंग क्या रहेगा? ये वाला। तो जो भी रिजल्ट आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो हम इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे बेटा, ना कि इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये डिसाइड करना होता हमें कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी को गवर्न करने के लिए हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, अब ये दोनों ही अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो भैया जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वही डिसाइड करेगा कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ठीक। तो भैया ये बात क्लियर हुई, जेड इफेक्टिव कैसे इसको अफेक्ट करने वाला है, ठीक। अब पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। कि पेनिट्रेशन इफेक्ट और हमारे किसके अंदर बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। चलो समझो जी बात को बेटा। पेनिट्रेशन इफेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक होगा न्यूक्लियस के उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा।
तो हमें पता है जी S जो सब शेल होती है वो सबसे नजदीक होती है न्यूक्लियस के, फिर P वाली, फिर D वाली, फिर F वाली, इस तरीके से तो होती है बेटा। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, ठीक है। तो S वाली सबसे नजदीक है इस न्यूक्लियस के, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, फिर P वाले की और सबसे कम किसकी, F की। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था। अब यहां पे एक बच्चे का डाउट आया था। डाउट क्या आया था कि सर आपने ये ऑर्डर हमें बताया था, लेकिन जब मैंने वहां पे कंपैरिजन करवाया था तुमसे 3S, 3P, 3D और मान लो 5S का, तो यहां पे ऑर्डर कह रहे थे उसने, आपने कुछ और लिख दिया सर, 5S पहले आना चाहिए था सर और 3D बाद में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, तो मैं यहां पे बोल देता हूं, अगर मैं तुमसे पूछूं 3D और 5S के अंदर पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा, तो भैया अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे नीचे। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, N+L से देखो, जिसकी N+L ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिस ऑर्बिटल या जिस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होती है बेटा वो न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। तो इसका N+L निकाला था 5, इसका भी N+ निकाला था 5। N+L अगर सेम आ जाए तब एनर्जी का डिसीजन कैसे लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, N से लेते हैं सर। तो अब क्या होगा बेटा, इसकी N+L वैल्यू कम मानू, मतलब इसकी एनर्जी कम मानू ना, समझ रहे हो। आई तो 5 है, लेकिन जब N+L वैल्यू सेम हो जाए तब N की वैल्यू देखते हैं, तो N की वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी कम। तो भैया मैं बोलूंगा पेनिट्रेशन 3D की ज्यादा 5S से। ये वाला कब लगाना है, जब मेरे पास सेम N हो, N की वैल्यू सेम हो। कहने का मतलब जैसे ये लिख दिया 4S, 4P, 4D, 4F। अब यहां पे तुम्हें कोई भी N+L निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ये ऑर्डर आएगा यहां पे। तो एक जनरल ऑर्डर था, जब N वैल्यू सेम, जब N वैल्यू डिफरेंट हो जाए तब वहां पे पेनिट्रेशन इस तरीके से निकालते हैं। बात समझ में। चलो अब देखो जी इसको आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। बेटा मैंने ये बता दिया आपको कि न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा, और न्यूक्लियस के नजदीक आने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई किसके बीच में, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो बेटा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो इसके लिए बोल रहा हूं, इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा कहां पे होगा, इस S में होगा, तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहां पे ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसको निकालने में एनर्जी भी तो ज्यादा लगेगी। जो F के अंदर होगा उसकी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, न्यूक्लियस से दूर हो गए, दूर होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब क्या बेटा, उसको निकालने में कम ताकत, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, यहां से इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि सर अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज्यादा है S का, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी तो क्या होगा, सबसे मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। आई बात समझ में। इसका यूज हम करेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट का यूज करेंगे हम यहां पे, बताऊंगा, लेकिन अभी तो समझा रहा हूं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट किस तरीके से काम करता है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। क्लियर है बात, ठीक है सर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना आपको कि पेनिट्रेशन इफेक्ट और साइज और हमारा क्या था जी, जेड इफेक्टिव किस तरीके से रिलेट करता है आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है बेटा हमारे पास यहां पे फैक्टर क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी स्क्रीनिंग बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर बेटा आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तीन टाइप की होती है सर, कौन कौन सी टाइप की सर, लिखो जरा। तो भैया एक होती है हमारे पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक होती है हमारे पास क्या सर, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक होती है हमारे पास क्या बेटा, आप कहोगे सर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तीन टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इनको आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे रिलेट करना है ये समझो बेटा। इसके अंदर ना एक स्टेबिलिटी का ट्रेंड होता है। अगर मैं इन कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड, देखो फुल्ली फील्ड को मैं बोल देता हूं एफएफ से, हाफ फील्ड को बोल देता हूं एचएफ से, पार्शियली फील्ड को बोल देता हूं पीएफ से। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर मैं तुम्हें ट्रेंड लिख के दूं ना, अगर मैं इनका क्या लिखूं बेटा, ट्रेंड लिखूं, तो क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी का लिखूं। किसका ट्रेंड लिख रहे हैं बेटा, स्टेबिलिटी का ट्रेंड लिख रहे हैं जी। तो भैया फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फील्ड होती है, और सबसे कम स्टेबल कौन सी होती है, पार्शियली फील्ड। समझ रहे हो? ठीक है, तो भैया जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है ना, उसको उस जगह से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कैसे, अब मान लो जी, मान लो आप अपने घर में हो, ठीक है, उस घर के अंदर एक ऐसा कमरा है जहां पे जाके, कोई भी कमरा हो, मतलब कितने भी हो भैया, ठीक है, एक कमरे, दो कमरे हैं, ठीक है, एक कमरा ऐसा जहां पे आपका बड़ा दिल लगता है, आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, मतलब वहां पे जाके आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपका बेडरूम हो सकता है वो, ठीक है, आपका लिविंग रूम हो सकता है, छत हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा स्पॉट मान लो जहां पे जाके आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है, आपको बड़ा मजा आता है, पहुंच गए। मजा आने का मतलब क्या बेटा, उस जगह पे आप वहां पे जाके स्टेबल फील करते हो, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो भैया आपको अगर कोई कहे कि भाई यहां से उठ और चला जा, उस जगह से उठाने के लिए गए, तो आपके दिल में आएगा यार रहने दे यार, नहीं उठना है, मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो मतलब क्या बेटा, आप स्टेबल हैं, और स्टेबल होने के बाद अगर आपको वहां से कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा ना, तो आप आसानी से हिलोगे नहीं, वहां से आप आसानी से वहां से हिलोगे नहीं। तो सेम कहानी यहां पे होती है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फील्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब उस फुल्ली फील्ड से अगर मैं क्या करूं बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वो बन जाएगी सर पार्शियली फील्ड। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो एग्जांपल के साथ बता देता हूं, मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा, कि हमारे पास है मान लो पी सबशेल, बेटा पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर 6 आ सकते हैं, तो ये है फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी है, ये पी सबशेल है, ठीक है, ये एनपी बोल दिया हमने, एनपी सबशेल, और कैसी है, फुल्ली फील्ड। अब अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मान लीजिए मैंने इसको दी IE1 एनर्जी, दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो भैया मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और निकल के यहां पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई, इस तरीके की बन गई। तो एक बात बताओ, ये था फुल्ली फील्ड, ये क्या बन गया बेटा, एनपी तो अभी भी है, लेकिन क्या बन गया, ये पार्शियली फील्ड बन गया। और मैंने आपको अभी बताया कि भैया फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, और पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होती है, बहुत कम स्टेबल होती है। या फिर ये बोलूं, फुल्ली फील्ड के कंपैरिजन में ये वाली क्या है, अनस्टेबल है। तो भैया ये वाला क्यों अपनी स्टेबिलिटी को तोड़ के यहां पे जाना चाहेगा। अब ये जो एनर्जी यहां पे आ रही है ना, क्या करना चाह रही है, इसकी स्टेबिलिटी को खराब करना चाह रही है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा, तो इसके लिए तो हमें यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये क्या करेगा, यहां पे जाके इस फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये यहां पे स्टेबल है, खुश है जी, ये यहां पे जाके दुखी नहीं होना चाहता। अगर मुझे इसको इसके सुखी जीवन से निकाल के थोड़ा सा कष्ट देना है, तो भैया मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके पास कोई चारा ही ना रहे, और ये यहां से उठ के कहां चला जाए, इधर आ जाए। ठीक है, तो भैया जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। अब भैया ये तो अनस्टेबल है, ये कहता है जी भैया मैं तो अनस्टेबल हूं, पार्शियली फील्ड, तो बोला मुझसे चाहे 1 इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे 2 निकालो, मैं तो निकाल दूंगा।
कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो मतलब फुल्ली फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर हाफ फील्ड की, और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, पार्शियली फील्ड की। क्लियर है बात, समझ में आई चीजें? ठीक है, तो ये थे जी फैक्टर। अब इसके अलावा पता है कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चन क्या दिए होते हैं, वो कहते हैं जी सिग्मा, सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है जी हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जी। नीचे कर देता हूं, ठीक है। वो कहता है जी बताओ स्क्रीनिंग कांस्टेंट का रिलेशन क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी से, कि भैया सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के या इनवर्स होगा। तो भैया निकाल सकते हो। कुछ एक आध बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आपने इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बताया। भैया मैं बता चुका हूं, आपको जेड इफेक्टिव तो पता है ना, तो जेड इफेक्टिव और सिग्मा को आप रिलेट कर सकते हो। तो भैया हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सर कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। ये आपने हमें बताया है। तो भैया अब जेड इफेक्टिव और सिग्मा का रिलेशन नहीं निकाल सकता क्या मैं, निकाल सकते हैं जी, अच्छे से निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर जेड इफेक्टिव को मैं रिलेट करता हूं किससे, सिग्मा से, तो क्या आता है बेटा 1/सिग्मा आता है। मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम ही तो होगा। स्क्रीनिंग बढ़ती जा रही है तो जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। तो बताओ जी, तो इस जेड इफेक्टिव की जगह मैं यहां पे 1/सिग्मा रख दूं, इस जेड इफेक्टिव की 1/सिग्मा रख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं बोल सकता हूं कि सर आयनाइजेशन एनर्जी 1/सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्स में है। मतलब अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है तो भैया मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, और जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो उसको निकालना आसान रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज? तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बता दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको छोड़ दूं ताकि जब तुम क्वेश्चन पढ़ो ना तुम इसको खुद रिलेट करते हैं। लेकिन मैंने बता दिया, फ्लो में निकल गया जी मुझसे, नहीं रुका गया। वरना मैं सोच के आया था कि ये सिग्मा वाला फैक्टर मैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट नहीं करूंगा। तुम खुद ब खुद कर सकते हो भैया, सब कुछ पका पकाया मिलने की उम्मीद में मत बैठा करो। अब इतने बड़े हो गए हो बेटा कि दिमाग तुम्हें चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपना माइंड खुद ब खुद चलाओगे ना तो एक दो नई चीजें भी सीखोगे, डाउट्स आएंगे, क्या पता कुछ अच्छा तुम कॉन्सेप्ट निकाल लो जो एप्लीकेबल हो जाए। अगर मैं तुम्हें सब चीजें यहां बता दूंगा ना बेटा तो तुम मेहनत करना छोड़ दो, बुक्स पढ़ना छोड़ दोगे। अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा होता, ये तुम्हारे सामने कहीं क्वेश्चन में आ जाता, तो दो ही थे चांसेस, क्या, या तो तुम इसको सही पकड़ के सीख लेते या फिर इसको गलत कर देते। गलत करते तो मुझसे पूछते तब मैं बता देता, अगर सही करते, अगर तुम सही से इसको पकड़ जाते, कॉन्सेप्ट को जेड इफेक्टिव से रिलेट कर जाते, तो तुम खुद सोचो तुम्हें कितनी खुशी होती, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता। तुम्हारा ये होता कि हाँ सर ने नहीं बताया था लेकिन मैं इसको रिलेट कर गया और मेरा आंसर एकदम सही आया, और उसको फिर एक दो जगह और लगाते। फिर अगर तुम्हारा सही कॉन्सेप्ट तुमने अगर समझा है और आंसर निकल रहा है तो मतलब तुम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, तुम अपना माइंड भी लगा रहे हो। तब मजा है पढ़ने का, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ हम खुद से भी कुछ सीख सकते हैं। और बेटा तुम्हें इसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं चाहता हूं तुम में ये क्वालिटी आए। ठीक है सर, आगे बढ़ो। चलो भैया ये समझ में आया। अब बात करते हैं बेटा किसकी, ट्रेंड्स की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के क्या क्या ट्रेंड होंगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, ट्रेंड्स इन, ये अच्छे से समझना, ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, पहले जनरल ट्रेंड बताता हूं, पहले मैं आप लोगों को
जनरल ट्रेंड बता देता हूं। जनरल ट्रेंड कैसे कि भैया जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी। ठीक है, तो भैया लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है सर इन जनरल। क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है बच्चे, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव देखोगे तो वो क्या करता है, इंक्रीज। बताया था ना 0.65 से। तो ये दोनों फैक्टरी तो फेवर कर देंगे आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ने में। साइज छोटा होता जा रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, आमतौर पे हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करेगा, आप कहोगे सर इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सर। बोलो क्लियर है ये बात? ये जनरल ट्रेंड है बेटा, ये क्या है हमारा, जनरल ट्रेंड है। ये लो, इट इज अ जनरल ट्रेंड। आमतौर पे ज्यादातर ये देखने को मिलता है, लेकिन एक्सेप्शंस तो है जी, एक्सेप्शन की एक्सप्लेनेशन भी है। और वही चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तुमसे एक्सेप्शनल केसेस पूछे जाते हैं। ये जनरल ट्रेंड तो हर कोई याद रखता है, हर कोई याद रखता है जी। जिसको एक्सेप्शन, जहां पे कुछ चेंज है, जो वो बातें याद रखेगा वही क्या करेगा बेटा, आगे निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बातें कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एस ब्लॉक के बताता हूं आपको ना, तरीके के साथ बताऊंगा कि भी कैसे याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेंड मैं इसको लिख रहा हूं, फर्स्ट ट्रेंड। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेंड के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर जी, हम पढ़ रहे हैं सर जी फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के बारे में। मतलब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा टॉप टू बॉटम, पहले टॉप टू बॉटम वाला कवर कर रहे हैं हम। ठीक है सर, तो मतलब एस ब्लॉक की बात है, ये बात है हमारे पास किसकी, एस ब्लॉक की। टॉप टू बॉटम लेके चल रहे हैं बेटा, अभी टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे पहले सारे ट्रेंड हम, उसके बाद देखेंगे क्या कहानी चलेगी। ठीक है, चलो चलो। तो भैया यहां पे मैंने लिखा क्या, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये लिखा। अब बेटा जो जो मैं बोलता जाऊं उसका आंसर आप लोग बोलते रहोगे वहां पे। ठीक है, जो जो मैं तुमसे पूछता जाऊं उसका आंसर तुम बोलते रहोगे वहां से। ठीक है, कभी कभी सर रिकॉर्डेड आपको क्या, भैया सच्चाई से करना। बताओ जी, टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, क्या करता है, एकदम सही सर, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है सर, एटॉमिक साइज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया सर। तो इंक्रीज करेगा अगर साइज, तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होता है बेटा एटॉमिक साइज के साथ, आप कहोगे सर इनवर्स रिलेशन। अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक साइज या आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करेगी बेटा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की और फिर फ्रेंशियम की होगी। ठीक है, तो भैया ये ऑर्डर मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है मेरे बच्चे। अरे मेरे गुलगुलो समझ में आई, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक्चुअल ऑर्डर क्या है वो समझो। एक्चुअल ऑर्डर ये है जी मेरा, लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर किसकी बेटा, पोटाशियम की, फिर रुबिडियम की, और यहां पे पहले किसकी आ जाती है, फ्रेंशियम, और यहां पे आ जाती है सीजियम। ये मेरा एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल।
अब ऐसा क्यों हुआ सर कि फ्रेंशियम की ज्यादा हो गई और सीजियम की कम हो गई? ऐसा क्यों हुआ? तो भैया इसका राज छुपा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखो मैंने कहा ना पीरियोडिक टेबल तो तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए, ये है जी। तो कहां पे है फ्रेंशियम? सर ये बैठा फ्रेंशियम। कौन से पीरियड में? 7th पीरियड में सर। तो बताओ जी फ्रेंशियम जब यहां से स्टार्ट करता हूं बेटा, देखो 6th पीरियड के अंदर 57 से 71 वाले यहां है, तो इनके अंदर 4f भरा जाता है। तो यहां पे भी 4f भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। तो 4f यहां पे भी तो आएगा मेरे पास, 4f यहां पे भी तो आएगा। तो भैया 4f आने की वजह से यहां पे क्या होता है, मेरा जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। मतलब एफ सब शेल आ रही है यहां पे, टॉप टू बॉटम मेरा क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जेड इफेक्टिव यहां पे क्या हो गया बेटा हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सर एफ सब शेल की तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो पुअरेस्ट होता है, ना के बराबर होता है। तो जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से जेड इफेक्टिव की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और 4f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता था? आप कहोगे सर उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से तो हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ता था। समझे बात? तो इसलिए बेटा 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? इंक्रीज कर जाती है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसको ऐसे याद करने की बजाय ना क्या करो, इसको ग्राफ से याद रखो। कैसे? देखो ग्राफ ऐसे बना देता हूं मैं। ग्राफ ये आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से यहां पे लिखनी है आयनाइजेशन एनर्जी, और यहां पे लिखना है एटॉमिक नंबर। दिखाई दे रहा होगा ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो भैया इसके लिए आपको करना क्या है, एक एल बना दो टेढ़ा। एल कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना। इसको मैं क्या कर रहा हूं, टेढ़ा कर रहा हूं। टेढ़ा करने का मतलब ऐसे कर दो बस। ठीक है, ये एल बना दो इस ग्राफ के अंदर, तुम्हारा सारा हो जाएगा काम। ये लो जी सर, थोड़ा टेढ़ा एल बना दिया मैंने इस तरीके से। क्या बना दिया? टेढ़ा एल बना दिया मैंने। ठीक है सर, तो अब क्या करो बेटा, सबसे ज्यादा देखो किसकी है, लिथियम, फिर क्या है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, यहां पे है सीजियम, और यहां पे क्या है बेटा मेरे पास, ये देखो ये क्या हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे कर देता हूं, और यहां पे क्या आएगा बेटा मेरे पास, फ्रेंशियम, ये चीज आएगी। बोलो तो देखो लिथियम की क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सबसे कम। ऐसे तो देखूंगा। फ्रेंशियम की देखो बेटा, फ्रेंशियम की अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखो क्या आ रही है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है मेरे पास सीजियम और रुबीडियम के बीच में तो आ रही है। तो देखो रुबीडियम और सीजियम के बीच में फ्रेंशियम ही तो है। तो आपको इस ग्राफ के अंदर याद रखना है, ये जो ऊपर उठाया हुआ है ना तुमने एल का, ये कहां पे आना चाहिए पॉइंट, रुबीडियम और सीजियम के बीच में आना चाहिए। तो एल से समझना, ये वाला पॉइंट रुबीडियम के बराबर है, उससे ऊपर मत ले जाना, नीचे ही रखना। तो यहां से तुम्हें ये आसानी से याद रह जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए, ये किसके लिए बेटा, सर फर्स्ट ग्रुप के लिए होता है ये हमारे पास। बोलो, ये ग्राफ से याद रखना तो आसान रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर हम तो यहीं पे याद रख सकते हैं जो आपने बताया, तो वैसे रख लो। और रीजन क्या है बेटा फ्रेंशियम की इंक्रीज करने का, कि सर फ्रेंशियम के पास ना 4f आ जाता है, और 4f का क्या होता है बेटा, 4f का क्या होता है, पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलो मेरे बच्चे, समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। तो भैया फर्स्ट ग्रुप के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा वो आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, सेकंड ग्रुप की तरफ। तो सर सेकंड ग्रुप के पहले एलिमेंट लिखो। लो जी, क्या था, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। इसी से याद किया होगा ना तुमने। मेरा कुछ अलग है, बी मग सासर 12, मैं ऐसे बोलता हूं इसको। ठीक है चलो जी, वो तो अलग बात। इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ना ये याद हो गई होगी। ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, बी मग सा सर बा रा।
चलो सर ठीक है, तो भैया अब जवाब देते चलो। टॉप टू बॉटम यहां पे क्या होता है, साइज। साइज का बोलो, आप कहोगे सर एटॉमिक साइज बढ़ता है। साइज के ट्रेंड मैंने तुम्हें लिखवाए हैं बच्चे, तो इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो सर बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आप कहोगे सर डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है सर। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या ऑर्डर लिखा जाएगा बेटा कि सर बेरिलियम की ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, और फिर बैरियम, और सबसे कम किसकी बेटा, रेडियम की। तो ये है सर हमारा क्या, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है सर। तो भैया लोचा तो आएगा, ठीक है, तो वो लोचा क्या है सर, ये लोचा तो ये है भैया जो हमारा कहां पे आया था, फर्स्ट ग्रुप में आया था ना, लास्ट के दो एलिमेंट में। तो सेम कहानी यहां पे हो जाती है, रेडियम की ज्यादा हो जाती है किससे, बैरियम से। सो दिस इज अवर एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, रीजन वही है बच्चे। क्या रीजन है सर, जो मैंने किसके लिए बताया था आपको, जो हमने बेटा किया था फ्रेंशियम के लिए। देखो भैया रेडियम भी तो 7th पीरियड में आ रहा है, तो 4f यहां पे भी तो होगा, तो उस 4f की वजह से पूरे शील्डिंग इफेक्ट यहां पे भी तो आएगा। और यहां पे क्या रहा, जेड इफेक्टिव मेरा इंक्रीज भी कर रहा होगा, तो वो इंक्रीज कर जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, बैरियम के रिस्पेक्ट में। तो भैया इसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, फिर हमने ये रीजन दिया इसको कि भैया इसका रीजन ये हो सकता है कि 4f की वजह से यहां पे पूरे शील्डिंग इफेक्ट मिले, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो अट्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ती है, बैरियम के रिस्पेक्ट में, कि बैरियम से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियम में फील हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। अब इसको भी याद रखना है, तो इसको भी ग्राफ की हेल्प से याद रखो। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखेंगे सर जैसे आपने पहले बताया। तो भैया ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ बच्चे, ग्राफ बनाओ। एक तो अच्छा कलर नहीं है यार, यहां पे मजा नहीं आ रहा। ये देखो क्या होगा, यहां पे सर आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, यहां पे लिखो सर एटॉमिक नंबर, और वही उल्टा एल बना दो सर, टेढ़ा एल, सॉरी उल्टा एल कह रहा, टेढ़ा एल बना दो सर। बना दिया सर टेढ़ा एल हमने। अब क्या करो, प्लेस कर दो सर। सबसे ऊपर है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है स्ट्रोंशियम, इधर आ गया बैरियम, और इधर आ गया क्या, रेडियम। तो देखो रेडियम क्या बेटा, स्ट्रोंशियम और बैरियम के बीच में आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ से इसको याद रख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का ग्राफ एक जैसा ही है। लास्ट वाला एलिमेंट कहां पे आता है बेटा मेरे पास, जो हमारे क्या है बेटा, दो लास्ट के एलिमेंट है ना उनके बीच में उसकी लाई कर रही है। आई बात समझ में। इसी पे अगर ग्राफ बना दूं बेटा मैं तुम्हारा उसका, तो क्या होगा, यहां पे लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, और यहीं पे क्या होगा बेटा, फ्रेंशियम होगा। तो यही तो ऑर्डर आता है मेरे पास। और रीजन क्या होता है इसका, वही होता है इन दोनों के लिए कि सर 4f सब शेल की क्या होती है, पुअरेस्ट। आप कहोगे सर क्या टेढ़ा बेड़ा लिख रहे हो, थोड़ा ढंग से लिख दिया करो। तो 4f सब शेल होगी बेटा यहां पे, जिसकी क्या होगी, आप कहोगे सर पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होगा सर। अगर पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, इनका ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी तो ज्यादा हो जाएगी, किससे, जो इनका सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट है उससे ज्यादा होगी। बस बोलो, सिर्फ ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है यहां पे। क्लियर है बच्चे, डाउट क्या मतलब, ये चीज क्लियर है। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया हमारे पास किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा। अभी मैं ग्रुप वाइज बात कर रहा हूं, अभी पीरियड का कुछ नहीं बोल रहा हूं पीरियड की बातें नहीं कर रहे, पीरियड की बात अलग से करेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, पी ब्लॉक की।
पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या 13 से लेके कहां तक सर 18th ग्रुप तक की बातें करो। अब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा जी? सबसे पहले लेते हैं हम क्या बेटा, बोरोन, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप ले रहा हूं, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम। बोलो ठीक है। अब बेटा आपको साइज का ट्रेंड मैंने यहां पे बताया था और मैंने ये भी बताया था कि जो दिक्कत आती है वो यहां पे आती है और किसकी वजह से आती है, डी कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहां पे मैंने तुम्हें बताया भी था वो डी कॉन्ट्रैक्शन और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहा, तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड लिख रहा हूं बेटा मैं। क्या लिख रहे हैं बेटा हम, एटॉमिक साइज का ट्रेंड लिख रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, बोरोन का सबसे छोटा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और सबसे बड़ा किसका होता है बेटा, थैलियम का। तो ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड है। तो अगर एटॉमिक साइज इस तरफ इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहां पे क्या होना चाहिए हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। तो फिर ये होना चाहिए जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर किसकी होगी बेटा, आप कहोगे सर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की और सबसे कम किसकी होगी, थैलियम, क्योंकि सर साइज सबसे बड़ा है इसका। तो ठीक है, तो ये है मेरे पास किसका बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। एक्सपेक्टेड लिखते ही समझ जाया करो कि यहां पे कुछ ना कुछ पंगे होने वाले हैं। पंगे होने वाले हैं जी। क्या पंगे होने वाले हैं, वो पंगे होने वाले हैं किसकी वजह से, इनकी वजह से, या बोलूं थैलियम की वजह से। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर बताता हूं, देखो बेटा एक्चुअल ऑर्डर ये होता है जी, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और यहां पे क्या आ जाता है बेटा, इंडियम। ये चीज होती है, ये है एक्चुअल ऑर्डर किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर 13th ग्रुप एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों हुआ सर, ये तो बताओ। तो भैया इसके लिए भी हमें दोबारा से जाना पड़ेगा किसके पास, पीरियोडिक टेबल के पास। सर ये रही पीरियोडिक टेबल, अब बता दो। तो ये लो सुनो, तो भैया थैलियम कहां है, ये रहा थैलियम। सर ये रहा थैलियम, तो बताओ जी 6th पीरियड के अंदर आ रहा है और मैंने बताया था यहां पे 4f आने लगता है, तो 4f इसमें भी आएगा। और वो 4f क्या करेगा बेटा, देखो 6th पीरियड के अंदर मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था, क्या था वो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां से चलती जा रही है ना, तभी तो 5D के जो एलिमेंट्स थे उनका साइज क्या होता है बेटा, उनका साइज लगभग बराबर होता है 4D के, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज भी करता है उसकी वजह से। ठीक है, तो भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पे भी होगी, 4f यहां पे भी तो आ रहा है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ यहीं तक देखते हैं बेटा। उसके बाद मतलब लेड तक देखेंगे, लेड के बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अपना इफेक्ट नहीं डाल पाती। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की रीच कहां तक है, लेड तक है सिर्फ। भैया इफेक्ट किसी भी चीज का ये थोड़ा होता बहुत दूर तक जाता है, एक लिमिट होती है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है किसी भी इफेक्ट की। जैसे मान लो आग जलाई हुई है कहीं पे, ठीक है, यहां पे बगल में ही आग जली हुई है, तो उसके पास खड़ा रहूंगा मुझे गर्माहट मिलेगी, थोड़ी दूर जाऊंगा गर्माहट मिल रही है, थोड़ी मिल रही है। लेकिन एक ऐसा भी डिस्टेंस होगा जहां पे अगर मैं खड़ा हो गया तो मुझे बिल्कुल भी हीट नहीं मिल पाएगी किसकी, वो जो आग जल रही है। तो इसका मतलब क्या है, उस आग का इफेक्ट भी एक सर्टेन एरिया तक ही तो हीट दे सकता है, ये थोड़ी ना आग यहां जलाओ जी और तुम 10 किलोमीटर दूर है तुम्हें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी नहीं। तो सेम कहानी है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां हो तो रही है, लेकिन वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां तक डोमिनेट करती है, बस पीबी तक डोमिनेट करती है, इसके बाद नहीं। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या बोलू 4f की पूरे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, और वो इतना बढ़ जाता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, मेरे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है। किस पे आ जाती है बेटा, सेकंड नंबर पे आ जाती है। तो इसीलिए यहां पे देखो जी हमने ट्रेंड क्या लिखा है, यहां पे हमने ट्रेंड इस तरीके से लिखा है जी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ड्यू टू पुअरेस्ट क्या, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग ऑफ 4f जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f को हम क्या बोलते हैं बेटा,
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो बोलते हैं, बोलो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे जिसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव की वजह से इसकी क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो इतनी बढ़ जाती है कि भैया ये लास्ट से उठ के कहां आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है। कहां पे आता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है। तो 13th ग्रुप का एक्चुअल ऑर्डर है ये। अब इसको याद कैसे करें सर, तो इसको याद करने का तरीका पता क्या है, इसको बोलो बोतल। इसको क्या बोलो बेटा, बोतल। साथ में बोल दो बोतल, जीए से गरम, बोतल गरम, और ये क्या है, आलू नरम। ऐसे बोल दो, बोतल गरम आलू नरम, ठीक है। या फिर इसको ग्राफ से भी याद रख सकते हो, या तो निमोनिक याद रखो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, या फिर क्या करो बेटा, इसका ग्राफ याद रखो, ठीक है। तो ग्राफ मैं तुम्हें बता देता हूं, तो इसका ग्राफ मैं नेक्स्ट पेज पे बना दूं, यहां पे बना देते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ना बेटा, वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके का डब्ल्यू बना हुआ है, लेकिन ऐसा डब्ल्यू बनाना, कभी बराबर बना दो। तो वही यहां आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो ये क्या आता है, बोरॉन, ठीक है। ये क्या आता है, एल्यूमिनियम। ये क्या आता है, गैलियम। और ये क्या आता है, इंडियम। और ये क्या आता है, थैलियम। तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है जी किसकी, बोरोन की, यहां पे फर्स्ट लिख दिया। सेकंड नंबर पे किसकी है बेटा, थैलियम की। थर्ड नंबर पे किसकी है बेटा, गैलियम की। फोर्थ नंबर पे किसकी है बेटा, एल्यूमिनियम की। और सबसे कम किसकी है, इसकी। तो ये तो बोला है, बोतल गरम आलू नरम। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। तो ये 13th ग्रुप के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, ठीक है सर, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ो। तो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बेटा, सर 14th ग्रुप। और 14th ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन फैमिली सर। तो लिखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड ये लेड। तो भैया टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। पी ब्लॉक में साइज में एक्सेप्शन कहां थी, सिर्फ और सिर्फ 13th ग्रुप में थी, गैलियम और एल्यूमिनियम में। बाकी के जितने भी ग्रुप हैं वहां पे नॉर्मल ट्रेंड था, ठीक है। कसाई जी, टिन लेड, या फिर चले शिवजी संग पार्वती, ठीक है। कोई भी निमोनिक याद कीजिए आप। तो भैया यहां पे क्या हो रहा है बेटा, टॉप टू बॉटम आप कहोगे सर एटॉमिक साइज तो इंक्रीज कर गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर, क्या कर रहे हैं सर, कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन की उससे कम, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, देन लेड। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल इसका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट। जो दिक्कत हमारे पास कहां पे आई थी बेटा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में आई थी। याद करो एस ब्लॉक के अंदर जो दिक्कत आई थी ना, कि लास्ट वाले एलिमेंट का सेकंड लास्ट वाले से ज्यादा हो जाते हैं, तो सेम कहानी यहां पे होती है। तो एक्चुअल ऑर्डर ये, एक्चुअल ऑर्डर ये लिख रहा हूं जी जो मैं अब कह रहा हूं, एक्चुअल ऑर्डर। तो एक्चुअल ऑर्डर है ये, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस अब टिन की जगह पहले क्या ले आओ, लेड, और यहां पे क्या ले आओ बेटा, टिन। अब लेड की ज्यादा क्यों हुई बेटा टिन से, सेम रीजन, क्योंकि भैया यहां पे क्या आता है मेरे पास, 4f सब शेल आती है। तो 4f सब शेल की वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती तो है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती कि भाई लेड उठ के थैलियम की तरह सेकंड नंबर पे आ जाए। इसकी सिर्फ इतनी इंक्रीज होती है कि ये टिन के पास ही आ जाए, टिन से पहले चला जाए बस। तो देखो इसीलिए हमने यहां पे चेंज किया है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, तो इसका ग्राफ देखो, जैसा मैंने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का बनाया था ऐसे ही तो होगा। उल्ट क्या बना दो, टेढ़ा एल बना दो सर। तो टेढ़ा एल बनाऊंगा, सबसे ऊपर क्या है, कार्बन, फिर क्या है बोलो, सिलिकॉन, फिर क्या है, जर्मेनियम सर, और यहां पे क्या है बेटा, टिन, और यहां पे क्या है बेटा, देखो लेड। तो बेटा ये टेढ़े एल वाला ग्राफ आपको 3 जगह याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 14th ग्रुप। एक जगह इसको नोट्स में लिख देना,
मेरे को तो क्या करना, सीक्वेंस में बताना था ना, लेकिन आप क्या करना, ये कहीं पे एक जगह पे अलग से लिखना जरूर, एक अलग से पेज पे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 14th ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ बनाना। यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखना, और यहां पे क्या लिखना बेटा हमारे पास, आप लिखना एटॉमिक नंबर, और टेढ़ा एल बना के वो सारे एलिमेंट लिख देना जी सीक्वेंस में। ठीक है, मुझे पता है जी नहीं लिखोगे, कहियोगे तो समझ में ही नहीं आया होगा सर कैसे बोल रहे हो, तो भैया ऐसा ग्राफ एक सिंगल पेज पे बना के लिख देना इस तरीके से। देखो ये किया, और मैंने ऐसे टेढ़ा एल बनाया, तो ये पॉइंट ले लिए। तो यहां पे क्या है, लिथियम, यहां पे क्या है, सोडियम, यहां पे क्या है, पोटाशियम, यहां पे क्या है, रुबीडियम, यहां पे क्या है, सीजियम, यहां पे क्या है बेटा, फ्रेंशियम। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप आ गया। सेकंड ग्रुप भी लिख दो, यहां पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम, यहां क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, यहां क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यहां क्या होगा, स्ट्रोंशियम, यहां क्या होगा, बैरियम, यहां क्या होगा बेटा, रेडियम। ठीक है, यही 13th ग्रुप के लिए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कसाई जी। अब बेटा वहां पे क्या है, एक एलिमेंट कम है, एक एलिमेंट कम है। ठीक है, तो ये मत कहना सर ऊपर क्यों नहीं लिखा, क्या मैं सिर्फ एक एलिमेंट कम होने की वजह से यहां पे लिख रहा हूं सबसे ज्यादा, लेकिन हमें पता है उसी की होगी, कार्बन की, कार्बन, सिलिकॉन, यहां जर्मेनियम, यहां टिन, और यहां पे सॉरी लेड। बोलो, तो सेम ग्राफ है बेटा फॉर, सेम ग्राफ फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड 14th ग्रुप। किसके लिए, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के साथ। बोलो क्लियर है ये बात। ठीक है, 14th ग्रुप तक हो गया हमारे पास। अब चलते हैं किसके पास बेटा, अब हम देख रहे हैं बेटा 15th से लेके 18th ग्रुप तक का एक साथ, पी ब्लॉक के अंदर। ठीक, इनका एक साथ देख रहे हैं क्योंकि इनका ट्रेंड एक जैसा ही है। तो भैया मैं क्या लिख रहा हूं, देखो 15th ग्रुप एसबी, और यहां पे क्या आएगा बेटा, एंटीमनी, और ये आ गया बिस्मथ। यहां पे क्या है फिर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। यहां पे क्या बेटा, नियॉन है, ऊपर क्या है, हीलियम है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन। ठीक है, तो भैया इन सब ग्रुप के अंदर, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है सर विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, टॉप टू बॉटम हर एक ग्रुप में डिक्रीज करेगी सर। जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वही हमारा एक्चुअल ऑर्डर है, कोई फर्क नहीं है जी। नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आऊंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आऊंगा तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फ्लोरीन से एटी की तरफ आऊंगा तो डिक्रीज, हीलियम से रेनॉन की तरफ आऊंगा तो डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बोलो ठीक है, तो यहां पे जो ग्राफ है ना बेटा मेरा, देखो ग्राफ से चीजें थोड़ी क्या होती है, जब दिखती है ना चीजें, कोई भी चित्र देखते हो, कोई भी पिक्चर देखते हो, तो वो तुम्हारे माइंड में ज्यादा छपती है। ठीक है, ज्यादा तुम्हारे दिमाग में चिपक जाती है वो चीज। तो भैया इसीलिए मैं तुम्हें ग्राफ भी बता देता हूं यहां पे। तो भैया अगर मैं ग्राफ बनाता हूं आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बस स्ट्रेट लाइन, टेढ़ी। ठीक है, तो ऊपर तो क्या होगा बेटा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके लिए क्या हो जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ, ऑक्सीजन से पोलोनियम, फ्लोरीन से एटी, हीलियम से रेनॉन, नीचे की तरफ ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए बेटा, 15 टू 18th ग्रुप के लिए। बोलो, आई थिंक ग्रुप वाइज अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। ठीक, अब बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। ठीक है सर, डी ब्लॉक की तरफ बढ़ो। तो जी अब डी ब्लॉक के अंदर देखते हैं,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊपर से नीचे आते हुए डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। तो यहां पे तुम्हें तीन चीजें याद रखनी है। तरीके मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दूंगा तो भी तुम्हें वो तरीका याद रखना। तो इससे अच्छा है वो एक्स्ट्रा बर्डन मैं तुम पे नहीं डाल रहा, बस वो तरीका याद रखना, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा हो जाएगा और आसान तरीका है, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के ही मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं वो चीजें, तो भरोसा रखिएगा, इतना भरोसा रखिएगा मुझ पे कि यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तो उसके कोई ना कोई वैलिड रीजन है मेरे पास। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें तरीके से मतलब होना चाहिए, ठीक। चलो सर डी ब्लॉक के अंदर हम 3 सीरीज पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है सर 3D सीरीज। तो कौन सी होती है 3D सर? शक्ति, वत्सर, मनफी, कोनी, कूजन, ये होती है सर, ठीक है सर। इसके बाद कौन सी आती है? आप कहोगे सर 4D सीरीज आती है। 4D सीरीज कौन सी होती है बेटा? या, जर, नब, मो, तक, रू, र, पढ़, अग, सर। तरीका मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं भैया, क्योंकि मुझे वही याद रहता है, ठीक है, मैं उसी से बोलता हूं तो इसलिए मैं उसी से लिखता हुआ जा रहा हूं। 5D सीरीज कौन सी होती है सर? लेंथेनम से स्टार्ट होती है जी। ला, हफ, ता, वा, री, उस्मान, इधर, पलटकर, आता, होगा, ये है जी। तो भैया ये सीरीज है। हमें यहां पे क्या देखना है? हमें यहां पे देखना है सर कि टॉप टू बॉटम आते हुए हमारे पास यहां पे क्या ट्रेंड आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो भैया उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए क्या? हमारा एटॉमिक साइज का ट्रेंड। तो एक बात बताओ बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? ये थर्ड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ये 12th। जो थर्ड ग्रुप है बेटा, इसके अंदर एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड आता था, ठीक है। तो लिख रहा हूं, देखो, देखते हुए चलना। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं किसके लिए? थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, तो आप कहोगे सर वहां पे ट्रेंड होता था 3D से ज्यादा होता था 4D, 4D से ज्यादा होता था 5D का। और फिर मैंने बाकियों के लिए क्या बताया था बेटा? 3D से ज्यादा 4D, और 4D और 5D का क्या होता है हमारा? लगभग बराबर, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये यहां पे साइज है किसका बेटा? थर्ड ग्रुप के लिए। तो भैया साइज अगर बढ़ रहा है स्कैंडियम से यट्रियम और यट्रियम से लेंथेनम की तरफ आते हुए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए? थर्ड ग्रुप के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी? इसका उल्टा हो जाएगा, 3D की ज्यादा, फिर 4D और सबसे कम 5D। क्योंकि बेटा एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में इनवर्स रिलेशन। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ऊपर की तरफ दिखा दूं ऐसे, स्कैंडियम की ज्यादा है यट्रियम से और लेंथेनम से। अब उसके बाद बचे 4 से लेके 12 तक, 4 से लेके 12 तक। अब इसके लिए आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? सॉरी, क्या है बेटा? देखो, हमारी ट्रिक ये है जी, 3D, 4D, 5D, ठीक। और दूसरा क्या लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे, समझना। अब 3D और 4D की जगह बदल दो, 4D, 3D और ये 5D, ये चीज, ठीक। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना बेटा? कि जो मैंने ऊपर वाली चीज लिखी है ना, ये वाली किसके लिए एप्लीकेबल है? ग्रुप 4, 5, 6 और 10 के लिए। और अब जो बाकी ग्रुप बचे उनके लिए ये वाली चलेगी। क्या चलेगी सर? कौन कौन से ग्रुप? वो हो जाएंगे सर हमारे पास 7, 8, 9, 11 और 12। थर्ड ग्रुप नहीं है, थर्ड ग्रुप के लिए तो अलग से चल रही है। थर्ड ग्रुप के लिए तो क्या चल रहा है बेटा? 3D की ज्यादा, फिर 4D और सबसे कम 5D। ये तो किसके लिए है बेटा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए है। बस ये बात याद रखना, ऊपर से नीचे कहीं पे भी तुमसे पूछे डी ब्लॉक के अंदर, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ये याद रखो बस। 4 5 6 10 के अंदर क्या ऑर्डर है बेटा, 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। इनके अलावा जहां पे भी होगा बस क्या कर देना, 4D और 3D की जगह बदल देना। और थर्ड ग्रुप के अंदर तो साइज के अकॉर्डिंग ही तो बोला था हमने, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो हमारी क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो देखो डिक्रीज तो कर रही है, ठीक। तो अब इसको मैं यहां पे मेंशन कर दूं। फोर्थ ग्रुप के अंदर क्या बोला बेटा, 3D से 5D की तरफ जाऊंगा तो हमारा क्या करेगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पे जो मेरा ट्रेंड आएगा वो क्या आएगा बेटा, ऐसे आएगा, देखो बढ़ेगा बढ़ेगा। किसमें, इसमें भी बढ़ेगा बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, और किसमें, 10th में भी बढ़ेगा। बोलो बाकी जितने भी बचे उसके अंदर क्या कर देना है बेटा, उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, आप कहोगे सर 3D और 4D की जगह बदल दो। 3D की अब कम हो जाएगी, उससे ज्यादा 4D और सबसे ज्यादा 5D। तो देखो 5D वाले तो ज्यादा ही हैं, ये यहां पे 5D वाले तो ज्यादा ही हैं, लेकिन ऊपर वाले में क्या हो जाएगा बेटा, अब 3D की कम हो जानी है। मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है क्या, हाँ जी मैंने सही लिखा है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूं। 3D की सबसे कम, फिर 4D, फिर 5D, अब 4D की सबसे कम, ठीक है ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये चीज लग जाएंगी, बस खत्म काम। ये पूरे ट्रेंड है जी डी ब्लॉक के अंदर, समझे बात, ठीक है भैया। यहां पे क्यों बताया ऐसा बेटा, अगर तरीका बताऊंगा ना तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा तो चीजें होच पोच कर जाएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तरीका एक दो बार बस लिखना कि सर थर्ड ग्रुप के अंदर ये वाला ट्रेंड चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का। जब हम बात करते हैं 4 5 6 10 की तो ये वाला ट्रेंड है, बाकी जो बचे उनके लिए ये वाला ट्रेंड है। तो देखो ये तीनों ट्रेंड मैंने लिख तो दिए जो फॉलो हो रहे हैं कहां पे, टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक, टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक। बोलो समझ में आई बात, हाँ जी सर ठीक है, क्लियर है, एकदम सही है। अब यहां पे बेटा यहां पे मैं तुम्हें क्या बताता हूं, 3D का भी ट्रेंड बता देता हूं। 3D सीरीज में जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या ट्रेंड होगा, उसका उसका मुझे डिस्कस करना है बस। 4D और 5D के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होता है कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें 3D का पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन तुमसे फ्रेम हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुए हैं बेटा, देखो मैं क्या देख रहा हूं बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड किसके अंदर, इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज। तो क्या होगा बेटा, एलिमेंट्स लिखो सर, लिख देते हैं जी, एलिमेंट लिखवा लो सर से, शक्ति, वस, सर, मन, पी, को, नी, कु, जन, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब भैया मैं तुम्हें ये कहता हूं, अगर तुम एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग यहां पे ट्रेंड निकालोगे तो तुम्हें याद आएगा कि यहां पे मैंने एटॉमिक साइज को 3 पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाया था कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक या बोलो आयरन तक तो क्या करता है, डिक्रीज। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल का क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, और फिर क्या करता है बेटा मेरा, इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज के बेस पे मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी यहां पे बहुत सारी क्या आती है बेटा, एक्सेप्शंस आती हैं। तो वो एक्सेप्शन कहां पे और कैसे याद रखने तरीके के साथ बताता हूं। तुम्हें क्या करना है बेटा, 3D सीरीज ऐसे लिख लेनी है, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम्हें इनको इंटरवल में डिवाइड कर लेना है। इंटरवल में कैसे, ऐसे जोड़ते हुए चलो दो दो एलिमेंट्स को, हर एक दो दो एलिमेंट को ऐसे, और इन पे लिख दो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 इंटरवल बना दिए मैंने, ठीक है। अब क्या करना है बेटा तुम्हें यहां पे, अब तुम्हें यह याद रखना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एक्सेप्ट फॉर इंटरवल, इंटरवल कौन सा, 267, 267, 267 वाला जो इंटरवल है, मतलब सेकेंड इंटरवल, छठे इंटरवल पे और सातवें इंटरवल पे वो चेंज होगा। मतलब हमें क्या करना बेटा, इंक्रीज करते हुए चलना है आयनाइजेशन एनर्जी को। करो
देखो मान लो इंक्रीज ऑर्डर ये हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे एक चीज भी तो बोली, क्या बोली सर आपने? आपने सर ये बोला कि दूसरे छठे और सातवें पीरियड के ऊपर क्या होता है, ये चीज फॉलो नहीं होगी, मतलब वहां पे क्या होगा, रिवर्स चल रहा होगा। तो रिवर्स का मतलब क्या है? तो रिवर्स का मतलब ये देखो सेकंड इंटरवल है, ये क्या है बेटा मेरे पास, सेकंड इंटरवल। तो सेकंड इंटरवल के ऊपर, कलर दूसरा ले लेता हूं, सेकंड इंटरवल के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। छठा इंटरवल का है सर, ये रहा छठा इंटरवल। तो छठे और सातवें इंटरवल पे भी क्या होगा सर, सातवें इंटरवल पे भी क्या होगा हमारे पास सर, साइन चेंज हो जाएगा इस तरीके से। बस ये चीज आपको याद रखनी है, इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन 2, 6 और 7 में इंटरवल पे क्या है बेटा, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी है? अब बच्चे पता क्या सोचते हैं यहाँ पे कि सर टाइटेनियम की देखो वेनेडियम से भी ज्यादा, स्कैंडियम से भी। तो ये सोचते हैं कि सर वेनेडियम से ज्यादा बोलिए बेटा, ये मैंने ये नहीं बोला कि टाइटेनियम की जितने भी राइट साइड आ रहे हैं उन सबसे ज्यादा है, अपने अगल बगल वाले से ज्यादा है। तो यहां पे 2 पॉइंट और याद रखना। क्या याद रखना? कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, यहां पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है किसकी बेटा, एलिमेंट प्रेजेंट इन लास्ट, जो सबसे आखिरी में एलिमेंट यहां प्रेजेंट है इस सीरीज में उसकी है। और आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है यहां पे, मिनिमम है यहां पे किस एलिमेंट की, जो प्रेजेंट है किसके अंदर बेटा, एकदम स्टार्टिंग में है। तो अगर 3D सीरीज में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी तुमसे पूछे किसकी होगी, जिंक की, सबसे कम स्कैंडियम की। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। तो भैया यहां पे ना जेई मेंस के अंदर एक बार तुम्हारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बताऊं, देखो रुको, क्वेश्चन ही तुम्हें बताता हूं, तो देखना कितना जल्दी तुम्हारा वो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। लेट मी, कहां गया जी क्वेश्चन ही मैं निकाल के तुम्हें बता देता हूं। देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। और इसको तुम खुद ब खुद ही सॉल्व कर सकते हो जब तो, जो ये मैंने तुम्हें ट्रेंड बता दिया है, ठीक है। कहां गया जी, कहां गया जेई मेन, ये आ गई जी, ये आ गई। हाँ, हमें क्या करना बेटा, मुझे मान लो ये एलिमेंट दिया टाइटेनियम, ठीक है, और क्या दिया हुआ बेटा, निकल, एक दिया हुआ है मैग्नीज, और एक दिया हुआ है जिंक, ठीक है। और तुमसे पूछा गया है जेई मेंस के अंदर, कब आया था ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। ये आया था तुम्हारा क्वेश्चन जेई मेन 2019 के अंदर, ठीक है। तुमसे पूछा गया, 4 ऑप्शन बना दिए थे, 4 ऑप्शन बनाए, पूछा गया कि बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे ठीक है इन एलिमेंट्स के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट कहता हूं इनको क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में रखो। अगर तुम्हें रखने आते हैं तो ऑप्शन भी पहचान लोगे, ठीक है। ये जेई मेन का है, लिख देता हूं जी, जेई 2019 का क्वेश्चन है। और तुम्हें क्या करना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखना है। रखो जी, इसकी हेल्प ले लो। कौन कौन से एलिमेंट गिवन है बेटा तुम्हें? आप कहोगे सर हमें तो दे रखा है एक तो टाइटेनियम, एक मैग्नीज, एक निकल, एक जिंक। बहुत बढ़िया बेटा, आमतौर पे क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है आयनाइजेशन एनर्जी। अब भैया टाइटेनियम की क्या है, कमी रहेगी मैग्नीज से, मैग्नीज की कम रहेगी निकल, और निकल से ज्यादा किसकी होगी बेटा, जिंक की होगी। तो मतलब लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज। अब बेटा कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस तो इसने दिया नहीं, हमें तो नॉर्मल ट्रेंड से चलना है, क्योंकि टाइटेनियम की ज्यादा किससे है, स्कैंडियम और वेनेडियम से, और ये ऑप्शन में थे ही नहीं मेरे पास, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट और निकल में भी था, लेकिन कोबाल्ट और आयरन दे ही नहीं रखा। तो यहां पे क्या करो, बस सीक्वेंस फॉलो करते हुए रख दो। तो सीक्वेंस फॉलो करते हुए अगर मैं रखूंगा तो क्या आएगा बेटा, यहां पे आंसर, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, टाइटेनियम की सबसे कम, उससे ज्यादा मैग्नीज की, फिर निकल की, और फिर जिंक की। बोलो समझ में आई बात? हाँ जी। अगर मान लो यहां पे एक और जोड़ देता मैं कि बताओ, मैंने यहां पे क्या ले लिया बेटा, इसकी बजाय क्या ले लो, वेनेडियम ले लिया। अब इन सबको अरेंज करो, तो तुम क्या देखोगे कि सर
इंक्रीज तो होते हैं लेकिन टाइटेनियम की वैनेडियम से ज्यादा है, तो बस कुछ नहीं करना था जी, फिर तुम्हें वैनेडियम पहले लिख देना था, बाकी सारी चीजें तो वैसी ही रहती, कोई चक्कर नहीं था। मैग्नीज, इससे ज्यादा निकल और इससे ज्यादा जिंक। बोलो जी, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा अगर तुम्हें ट्रिक पता है? अगर तुम्हें ट्रिक पता है तो देखो 2019 का क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो गया हमें। क्लियर है बात? ठीक, तो डी ब्लॉक के अंदर बेटा सिर्फ आपको ये बातें याद रखनी है, टॉप टू बॉटम के अंदर कैसा चलेगा ट्रेंड। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पे तुम्हें ट्रिक्स बताई जाती है ना बेटा, तुम ठीक है नोट्स बनाते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब तुम्हें इन ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी ना रिवाइज करने के लिए, तो तुम्हें क्या करना, पूरी कॉपी देखनी पड़ेगी। तो कोशिश ये क्या करो ट्रिक्स के लिए, या तो तुम एक छोटी कॉपी लगा लो जिसमें सिर्फ ट्रिक ट्रिक लिखी हो, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि जब भी तुम्हें ये हो, क्योंकि भाई जब तुम्हें रिवीजन करना होता है ना, तो तुम ये क्या सोचते हो कि हमें ट्रिक सारी याद हो, तो क्वेश्चन है तो फटाक से हो जाए हमारा, तो ट्रिक के लिए तुम्हें पूरे नोट्स नहीं उठाने पड़ेंगे, वो कॉपी हो जाएगी, और साथ के साथ लिख दिया करो, क्या सर ने ये ट्रिक बताई आज, तो उस कॉपी में उसी दिन लिख दो, वरना बाद में बनाओगे ट्रिक्स की कॉपी तो भैया टाइम वेस्ट वाली बात है। पहले तुमने वो वहां पे लिखा, उसके बाद फिर ढूंढ ढूंढ के वहां से ट्रिक उस कॉपी में लिखोगे। आई बात समझ में? ठीक, तो भैया डी ब्लॉक की तो कंप्लीट हो गई हमारे पास। ठीक, अब बात करते हैं किसकी बेटा, एफ ब्लॉक की। किसकी करते हैं बेटा, एफ ब्लॉक की। ठीक, और एफ ब्लॉक में भी किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ एफ सीरीज की करनी है सर। एफ सीरीज का मतलब लेंथेनाइड सीरीज की करनी है सर, क्योंकि हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड सिर्फ यहीं पे पढ़ा था। एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमने सिर्फ कहां पढ़ा था बेटा, 4F सीरीज में। और हमने क्या पढ़ा था कि सर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं 4F सीरीज के अंदर, तो हमारा साइज क्या करता है, आप कहोगे सर हमारा साइज करता है वहां पे डिक्रीज, सिर्फ यूरोपियम का ज्यादा हो जाता था और पहले उठ के आ जाता था। ठीक है, वो ट्रेंड तुम्हें याद होगा, लेकिन 4F सीरीज में बस तुम याद क्या रखना, जनरल ट्रेंड क्या था बेटा, साइज डिक्रीज कर रहा था। सीरियम से लेके मेरा साइज क्या करता था बेटा, डिक्रीज करता था, बस यूरोपियम का ज्यादा होता था। ल्यूटिटियम तक साइज क्या कर रहा है बेटा, आप कहोगे सर साइज डिक्रीज कर रहा है। बस क्या याद रखना है, एक्सेप्शन क्या याद रखनी है, एक्सेप्शन याद रखनी है यूरोपियम, एक्सेप्शन याद रखनी है यूरोपियम। इसकी ज्यादा हो जाती थी किससे, सीरियम से। कॉपर नहीं है, ये सीरियम है। ठीक है, और क्यों होती थी इसका रीजन मैंने आपको दिया था कि लूज पैकिंग होती थी, किसकी वजह से, यहां पे मेरे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन जब बात हम आयनाइजेशन एनर्जी की करेंगे ना बेटा, तो इसका एक जनरल ट्रेंड आएगा, लेफ्ट टू राइट हमारा साइज जब डिक्रीज करता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो सेम कहानी होती है, जब मैं सीरियम से ल्यूटिटियम की तरफ जाता हूं तो साइज मेरा जनरली क्या करता है, डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। यूरोपियम जहां पे है वहीं पे आएगा, यूरोपियम पहले आके नहीं बैठा होगा यहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक साइज में आगे आ जाता है। लेकिन जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ये अपनी जगह पे ही बैठा होता है। तो ये बात पल्ले गांठ बांध के रखनी है आपको। क्लियर, ऑल क्लियर? ठीक है, देखो डाटा है बेटा, मैंने कहा था देखो कुछ चीजें तो तुम्हें यहाँ याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम चीजों की मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें सब रीजन देता हुआ चलो, लेकिन यहाँ पे ये चीज याद रखो, ऐसा मिला भाई, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूवन किया है कि यूरोपियम भले ही साइज में क्या हो गया था, मेरे पास क्या हो गया था बेटा, सबसे बड़ा हो गया था, लेकिन इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, वो सीरियम की होती है। यूरोपियम जहां पे आता है वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेटा, यहां पे ट्रेंड है किसके लिए, 4F सीरीज के लिए। किसके लिए बेटा, 4F सीरीज के लिए। क्लियर? तो भैया मुझे लगता है आयनाइजेशन एनर्जी आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो यहां पे बाकी चीजें बच गई हैं, ठीक है, जो चीजें यहां पे बाकी बच गई हैं, अच्छा है आपको जितने आज मैंने ट्रेंड बताए हैं उनको लिखिएगा और समझिएगा। बाकी बची हुई चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बेटा दिल लगाकर पढ़िएगा, दिल लगाकर पढ़िए, सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा, जो ट्रेंड आपको बताए जा रहे हैं वो कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, मेहनत करते रहो,
मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो बेटा ये था हमारा आज का एक और शानदार लेक्चर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जो मैंने आपको ट्रिक्स दी हैं वो भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, उनको लिख के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के अंदर। तब तक खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। बाय।